आज अपन बात करते हैं क्लास 10th चैप्टर 3 जेनेटिक। आनुवंशिकी। आनुवंशिकी क्या होती है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेरिडिटी। यानी कि साइंस की वह ब्रांच जो किसके बारे में बात करती है? हेरिडिटी, आनुवंशिकता, वंशानुगति के बारे में बात करती है। उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। अब वंशानुगति क्या होती है? It is the transmission of characteristics from one generation to other, from parents to their offspring। यानी कि वंशानुगति वह होती है जिसके अंदर लक्षण ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यानी कि पेरेंट्स से उनके बच्चों में उनके लक्षण ट्रांसफर होते हैं, उसे कहते हैं वंशानुगति। हेरिडिटी वाज प्रोपाउंडेड बाय स्पेंसर इन 1863। यानी कि जो वंशानुगति है उसकी उत्पत्ति कब हुई? 1863 में। प्रतिपादन कब हुआ? 1863 में। उसके बाद मेंडलिज्म। मेंडलिज्म क्या है? इसने जेनेटिक्स के बारे में मेंडल ने बताया, तो मेंडलिज्म होता है मेंडलवाद। सबसे पहले फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल, MENDL। मेंडल का जन्म बर्थ 22 जुलाई 1822, 22 जुलाई 1822 में इसका जन्म हुआ। विलेज है सिलिशियन विलेज ऑफ हेंजेनडार्फ, स्टेट ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के हेंजेनडोर्फ स्टेट में सिलिशन में इसका जन्म हुआ। ही बिकम्स द फादर ऑफ चर्च इन ब्रुन सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की ब्रुन सिटी में वो चर्च में पादरी बने। ही एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी फॉर 7 years। उन्होंने गार्डन पी पे 7 years तक अपने लॉज का, इनहेरिटेंस का अध्ययन किया। और जो पी है उसको साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम, जिसपे इसने एक्सपेरिमेंट किया था। और इनकी डेथ हो गई 21 एज में ही, ओनली 21 एज की में ये इनकी डेथ हो गई थी 6 जनवरी 1884 में। बात करते हैं रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस। जो मेंडल की सफलता थी उसके क्या कारण रहे? सबसे पहले मेंडल स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर एट ए टाइम। जो मेंडल था उसने एक समय में केवल एक लक्षण के बारे में ही अध्ययन किया। सेकंड है मेंडल मेंटेन्ड द स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइज्ड देम केयरफुली। जो मेंडल था उसने अपने प्रयोग का जो रिकॉर्ड था, डाटा था, उसका अच्छे से सावधानी पूर्वक अध्ययन किया। थर्ड मेंडल सेलेक्टेड द प्लांट मटेरियल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट केयरफुली। और जो मेंडल ने जो पेड़ का सिलेक्शन किया था वो भी केयरफुली किया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। उसने मटर के पौधे का ही सिलेक्शन क्यों किया? सबसे पहले है पी प्लांट इज एनुअल। जो मटर का पौधा होता है वो एनुअल होता है, एक वर्षीय होता है। Therefore, it was possible to study many generation in a short period। इसलिए उसकी कई जनरेशन का छोटे समय में अध्ययन किया जा सकता है। It was easy to get pure line or homogeneous plant by self pollination because of bisexual flower। जो मटर के फ्लावर होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, इसलिए इसमें सब परागण के कारण इसकी प्योर लाइन, शुद्ध वंशाक्रम के बारे में अध्ययन किया जा सकता है। आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन कैन बी इजीली डन बाय इमुलेशन, विपुषण। मॉस्कुलेशन क्या होता है? विपुषण। विपुषण द्वारा आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन भी इसके अंदर किया जा सकता है। लास्ट है वेरियस कॉन्ट्रास्टिव कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन ए पी प्लांट। जो मटर का पौधा है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, विपर्याय लक्षण पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के अलग अलग लक्षण इसमें पाए जाते हैं। ओके, अब अपन पढ़ते हैं मेंडल सेलेक्टेड 7 कंट्रास्टिंग। अभी पीछे अपन ने पढ़ा कि मेंडल ने
जो पौधा चुना उसके अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग थे, बहुत सारे अलग अलग लक्षण थे। तो 7 कॉन्ट्रास्टिंग का उसका एक्सपेरिमेंट के बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट, पेड़ के लक्षण। डोमिनेंट प्रभावी लक्षण, रिसेसिव अप्रभावी। शेप ऑफ सीड, बीज का आकार राउंडेड गोलाकार, व्रिंकल्ड झुर्रीदार। कलर ऑफ सीड, बीज का रंग येलो पीला ग्रीन हरा। कलर ऑफ फ्लावर, फूल का रंग वायलेट बैंगनी व्हाइट सफेद। शेप ऑफ मैच्योर पोड, परिपक्व फली का आकार इनफ्लेटेड फुला हुआ, कॉन्ट्रिस्टिकेटेड संकीर्णित। कलर ऑफ इमेच्योर पोड, अपरिपक्व फली का रंग ग्रीन हरा येलो पीला। पोजीशन ऑफ फ्लावर, फूल की स्थिति एक्सियल कक्षीय टर्मिनल अग्रस्त। हाइट ऑफ प्लांट, पेड़ की ऊंचाई लंबी ड्वार्फ बोना, टोल लंबा ड्वार्फ बोना। उसके बाद है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, मेंडल के नियम की पुनः खोज। द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय मेंडल वर नेग्लेक्टेड फॉर अबाउट 35 ईयर, लगभग 35 ईयर्स के लिए इसको नेग्लेक्ट किया गया, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया इसकी तरफ। द हुगो डिवरीज ऑफ हॉलैंड, हॉलैंड के हुगो डिवरीज, कार्ल कोरेंस ऑफ जर्मनी, जर्मनी के कार्ल कोरेंस, एंड एनरिक वॉन सेमार्क ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के एनरिक वॉन सेमार्क ने रीडिस्कवर्ड इन 1900, इसको पुनः खोज किया 1900 में, वो भी while working separately, वो भी तीनों ने अलग अलग वर्क करते हुए इसको पुनः खोज किया। ओके, अब अपन पढ़ते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के संकरण के नियम। सबसे पहले है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, डोमिनेंस प्रभाविता। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण, पृथक्करण का नियम, या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स, युग्मकों की शुद्धता का नियम। थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। सबसे पहला पढ़ते हैं अपन लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन क्रॉस टेक्स प्लेस इन बिटवीन होमोजीनियस कॉन्ट्रास्टिंग प्लांट्स, यानी कि जब संयुग्मी विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के बीच में क्रॉस होता है, तो द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ F1 जनरेशन, यानी जो लक्षण F1 जनरेशन में प्राप्त होते हैं वो कार्ड डोमिनेंट, वो लक्षण कहलाते हैं प्रभावी लक्षण। एंड द कैरेक्टर विच डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ F1, और जो लक्षण F1 में प्रकट नहीं होते वो कहलाते हैं रिसेसिव अप्रभावी लक्षण। तो ये है प्रभाविता के नियम, इसको इस एग्जांपल से देख लेते हैं अपन। जो टोल प्लांट है उसको टी से अपन ने डिनोट किया, और जो ड्वार्फ प्लांट है उसको स्मॉल टी से डिनोट किया, और दोनों के बीच में क्रॉस करते हैं। क्रॉस करते हैं तो इसका टी और इसका टी, ये जो हाइब्रिड है वो क्या है, टोल लंबा है, संकर लंबे पौधे कहते हैं इसको। इसके बाद है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ड्यूरिंग गेमेट्स फॉर्मेशन, जब युग्मक बनते हैं, फ्रॉम किससे, जनरेशन ऑफ F1 हाइब्रिड, जो F1 जनरेशन थी उसके संकरण से जो युग्मक बनते हैं, बोथ एलीज सेपरेट और सेग्रीगेट टू ईच अदर, दोनों युग्म विकल्पी, तो ये युग्म बने, दोनों युग्म विकल्पी सेग्रीगेट या पृथक हो जाते हैं एक दूसरे से। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम, क्योंकि इसमें दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। जैसे ये क्रॉस करवाते हैं अपन,
कैपिटल टी स्मॉल टी, तो अपने पास है कैपिटल स्मॉल। ये दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग हो जाते हैं, तो अलग अलग इनके बीच में अपन क्रॉस करवाते हैं, तो इधर से टी इधर से टी, ये टी और ये टी, ये टी और ये टी, इसको ऐसे लिख देते हैं जिससे अच्छे से समझ में आ जाए, और स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इसमें अपन देखते हैं, एक तो प्योर प्योर है और ये दोनों संकरित, ये रहा इस तरीके के, और ये एक अपन को बोना डार्क प्राप्त होता है। ओके, अपन थर्ड पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। मेंडल का थर्ड नियम है वो पढ़ते हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का थर्ड रूल, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू और मोर देन टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जब दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षण are considered, then there is not only effect of inheritance of one character on the inheritance। जब दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है, तो नॉट ओनली एनी इफेक्ट ऑफ इनहेरिटेंस, जब संकर में केवल एक लक्षण पे प्रभावित नहीं करता, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता, और एलीज ऑफ ईच कैरेक्टर आर नॉट ओनली सेपरेट, और जो युग्म विकल्पी है वो भी एक दूसरे से अलग नहीं होते, बट एलीज ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर बिहेव इंडिपेंडेंटली। जो युग्म विकल्पी है वो एज ए कैरेक्टर इंडिपेंडेंट व्यवहार करते हैं, और दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, या वो अपव्यूहन स्वतंत्र अपव्यूहन करते हैं, विचरण करते हैं। देयरफॉर इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसलिए इसको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं अपन, जो येलो राउंडेड सीड है और ग्रीन व्रिंकल है, इनके बीच में येलो राउंडेड को अपन ने कैपिटल वाई और आर से डिनोट किया, और ग्रीन व्रिंकल को स्मॉल वाई और स्मॉल आर से। जब इनके बीच में क्रॉस होता है तो ये आते हैं, एक बार इसको सिंगल क्रॉस के लिए इसको ये मान लेते हैं और इसको ये, तो अपन इनके बीच में क्रॉस करवाते हैं। जब y का r से तो r कैपिटल Y, r का स्मॉल y से तो r स्मॉल y, स्मॉल r का कैपिटल Y, और ये r का y, तो अपन को संतति प्राप्त होती है ry yr y r y और y स्मॉल y। तो इस तरीके से ये अपन को F2 प्राप्त होगी। F1 तो अपन ने पढ़ी थी भी पीछे, इसमें तो क्या होता है, कैपिटल प्राप्त होती है, कैपिटल और स्मॉल दोनों आ जाती है, और इसमें ये F2। अब क्योंकि इसमें अभी है 1 और 2, यानी कि जो युग्म विकल्पी है एलील्स है वो भी स्वतंत्र व्यवहार करते हैं, इसलिए ये क्या है एलील्स, तो इसके कारण संतति आई 4। अब इनका अपन करवाते हैं क्रॉस, तो वाई आर वाई आर वाई आर वाई आर, ऐसे वाई आर स्मॉल वाई, ऐसे वाई आर कैपिटल आर वाई आर, ऐसे ही पहले इधर पर लिख लेते हैं, अब ऊपर वाला लिख लेते हैं, इजीली है।
इस तरीके से अपन को टोटल 16 संतति प्राप्त होती है। कितनी? 16, जो एक फिक्स रेशियोज में होती है, जैसे ये कैपिटल और ये भी कैपिटल, इस तरीके से। और स्मॉल वाली केवल हमें केवल एक प्राप्त होती है, जैसे कैपिटल वाली केवल एक प्राप्त होती है। ओके, इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के संकरण के नियम के महत्व है। इट इम्पोर्टेंट ऑफ फाइंड टू डोमिनेंट कैरेक्टर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें प्रभाविता का लक्षण पाया जाता है। बिकॉज मेनी हार्मफुल एंड लीथल रिसेसिव जीन्स आर नोटेबल, जो बहुत ही हानिकारक और घातक जीन्स होती है अपने शरीर में, नोटेबल, वो एबल नहीं होती, योग्य नहीं थी। क्यों? एक्सप्रेस देमसेल्व्स, अपने आप को अभिव्यक्त करने के, प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीव, प्रभावी जीन के होने की वजह से जो घातक, हानिकारक और घातक जीन्स है वो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाती है। सेकेंड है जीन कॉन्सेप्ट वाज प्रूव्ड बाय मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पृथक्करण के कारण ही जो जीन कॉन्सेप्ट है वो प्रूव होता है। थर्ड है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वन जीन हैज टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के कारण की वजह से अपन बता सकते हैं कि जो भी जीन होती है वो टू कॉन्ट्रास्टिंग यानी कि युग्म के रूप में होती है, युग्म रूप में होती है, यानी कि दो का जोड़ा होता है। विद द हेल्प ऑफ मेंडल्स लॉ वी नो अबाउट द कैरेक्टर्स डेवलप इन हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग। जो मेंडल का नियम है इसी की वजह से अपन जान सकते हैं किनको, लक्षणों को, डेवलप्ड इन हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग, जो संतति में लक्षण पैदा होते हैं उनको भी अपन मेंडल के नियमों की वजह से ही जान सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ मेंडल्स लॉ डिजीज रेजिस्टेंस एंड हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ क्रॉप प्लांट कैन बी डेवलप। मेंडल के नियमों की सहायता से ही डिजीज रेजिस्टेंस, रोग प्रतिरोधक, हाई यील्डिंग, अधिक पैदावार, और वेराइटीज, अलग अलग किस्मों की फसलें डेवलप की जा सकी है। ए ब्रांच ऑफ साइंस यूजेनिक्स, सुजनिकी जिसको बोलते हैं हिंदी में, रिलेटेड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। मानव जाति में सुधार के लिए जो एक साइंस की शाखा है यूजेनिक्स, वो भी मेंडल के नियमों पे ही बेस है। इसी के साथ अपना ये चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। थैंक यू।